हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस के बारे में। इससे पहले आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती है और उसकी बेस्ड क्या प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि कब हम कहेंगे कि एक मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है। A matrix A is said to be involutory if A square is equals to identity। अगर जब हम A को A से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है अगर, तो A हमारी क्या बन जाती है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बन जाती है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर भी ए जो है हमारी वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स ए हमने लिया है 1 0 0 -1। ठीक है, ए स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो वो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब ये ए हमारी क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी ही आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बन जाती है। अगर हम माइनस आइडेंटिटी की बात करें और इसका स्क्वायर आप करोगे तो -1 इंटू आइडेंटिटी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी ही आ जाएगा। तो -i भी हमारी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बन जाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें तो हम 2D पर ही देखते हैं क्योंकि चीज़ें देखनी आसान हो जाती है यहाँ पर। ना सपोज हमारे पास ये एक वेक्टर है यहाँ पर 1, 4। ठीक है, हमें इसकी रिफ्लेक्शन देखनी है कहाँ से, y इज इक्वल्स टू एक्स के अलोंग आपको इसको क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस पॉइंट को कहाँ लेकर जाना है, यहाँ और यहाँ, ये डिस्टेंस क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। और यहाँ पर इसकी रिफ्लेक्शन होगी थ्रू y इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब ये एज एन क्या, मिरर एक्ट करेगा। और ये जो आपने लाइन निकाली है ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी y इज इक्वल्स टू एक्स की। ठीक है, यही होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये 1, 4 पॉइंट था, आपने इसको रिफ्लेक्ट किया तो आप यहाँ आ गए। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ XY पॉइंट था। अब अगर आप दोबारा से रिफ्लेक्शन करोगे x, y, देखो आपने 1, 4 पर एक मैट्रिक्स लगाई और वहां से आपके पास x, y उसकी इमेज आई, यही हुआ ना। जब आपने इसके ऊपर इमेज मैट्रिक्स अप्लाई की तो आपका रिफ्लेक्शन आया y इज इक्वल्स टू एक्स के अलॉन्ग x, y। जब आप इस x, y पर दोबारा से a अप्लाई करोगे, यानी कि अब आपने क्या किया, a अप्लाई किया a ऑफ 1, 4 पर, इसका मतलब क्या किया आपने, a स्क्वायर अप्लाई किया 1, 4 पर। ठीक है, तो अब अगर आप x, y को दोबारा से रिफ्लेक्ट करोगे y इज इक्वल्स टू एक्स के लाइन के अबाउट, तो आप वापस से 1, 4 पर ही पहुंच जाओगे, है ना। तो ए स्क्वायर क्या कर रहा है, 1, 4 को 1, 4 पर ही भेज रहा है। तो किसकी तरह काम कर रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह काम कर रहा है। आप अगर देखोगे तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि आपकी इमेज मिरर में दिखेगी, लेकिन जो मिरर में के पीछे आपकी इमेज बन रही है उसकी इमेज आप हो, आपकी इमेज वो है। अब आप पर मैंने कोई मैट्रिक्स, क्योंकि हमने देखा था कि जब भी आपके पास कोई फाइनाइट वेक्टर स्पेस होता है, आपके पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस के बीच में है। ठीक है, तो उसको हम एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2D स्पेस था, हमने रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल्स टू एक्स को एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, रिफ्लेक्शन की जो मैट्रिसेस होती हैं वो हम देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब y इज इक्वल्स टू एक्स एज एन मिरर काम करेगा, उस मैट्रिक्स को हमने रिप्रेजेंट किया। तो जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी वो क्या बनती है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बनती है, क्योंकि उस मैट्रिक्स को जब मैं 1, 4 पर 2 बार अप्लाई कर दूंगी तो आप वापस 1, 4 पर ही आ जाएंगे। वो एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका काम कर रहा होगा। तो ए स्क्वायर आपका आइडेंटिटी के बराबर हो जाता है। ऐसे ही हमने कल क्या डिस्कस किया था, कल हमने प्रोजेक्शन डिस्कस किया था। ठीक है, तो प्रोजेक्शन में क्या हो रहा था कि y इज इक्वल्स टू एक्स के अबाउट हम उसको क्या कर रहे थे, प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो यहां पर एक सवाल बनता है कि जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, सपोज ये y इज इक्वल्स टू एक्स हमारी एक्स लाइन है, इसके अबाउट मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, इस पर प्रोजेक्ट कर रही हूँ, किसको, 1, 4 को प्रोजेक्ट कर रही हूँ। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो क्या करना है, इससे मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, और फिर ये जो डिस्टेंस है ये मुझे क्या दे देगा, प्रोजेक्शन दे देगा। क्या प्रोजेक्शन, कुछ प्रोजेक्शन मान लीजिए x, y आई है। ठीक है, अब x, y जो है इसमें यहाँ पर x, ही आएगा क्योंकि y जो है वो x के बराबर ही है इस लाइन पर। ठीक है, तो अब मुझे क्या, मैं क्या पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई भी पॉइंट जो इसी लाइन पर लाई कर रहा है उसकी प्रोजेक्शन कहाँ होगी। हमें प्रोजेक्ट करने का कहाँ करना है, इसी लाइन पर करना है। तो जो पॉइंट इसी लाइन पर लाई कर रहे हैं, क्या वो कहीं प्रोजेक्ट होंगे या इसी लाइन पर बने रहेंगे। इसका जवाब कैसे मिलेगा, आपको किसका पता है, आपको ये पता है कि आपके पास कोई भी वेक्टर अगर है तो आप उसको एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्ट करते हैं।
तो आप क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और यहाँ पर आपका 2,0 जो पॉइंट है वो इसकी प्रोजेक्शन बन जाएगा। ठीक बात, यही करते हो आप लोग। हाँ, अब अगर कोई पॉइंट 1,0 हो, 1,0 है, और ये पूछ 1,0 इधर होगा, यहाँ पर 4 लिख कर लेते हैं, 4,0 है, और इसको प्रोजेक्ट करना है आपको एक्स एक्सिस पर, तो इसकी प्रोजेक्शन क्या होगा, ये खुद ही हो जाएगा। तो यहां से मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि जब हम एक वेक्टर स्पेस V को उसके किसी सब स्पेस W पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस V हमारा क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है, तो W उसका सब स्पेस है, तो फाइनाइट डायमेंशन ही होगा। ठीक है, तो जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो जो एलिमेंट W के होते हैं, इफ V W से बिलोंग करता है, तो प्रोजेक्शन जब आप अप्लाई करते हो उसके ऊपर P ऑफ V क्या आता है, V ही आता है। क्या कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी वेक्टर स्पेस को एक सब स्पेस पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, W पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, प्रोजेक्शन कैसी भी हो सकती है, ऑर्थोगोनल हो चाहे ऑब्लिक हो, तो आपकी जो प्रोजेक्शन है वो W पर एज एन आइडेंटिटी काम कर रही होती है। ठीक है, उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट पर मैप कर रही होती है। तो यहां से आप मुझे बताइएगा कि क्या मैं ये कह सकती हूं कि जो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू होगा, जो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू होगा वही मेरा डायमेंशन होगा आइगन स्पेस का कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्शन जो है वो V को V पर ही मैप करेगी अगर V W से है, अगर V W से है। P V को V पर ही मैप कर रहा है, यहाँ पर लैम्डा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये जो V है, अगर ये नॉन जीरो है तो ये क्या बन जाएगा, आइगन वेक्टर बन जाएगा। राइट, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया कि भाई W जो स्पेस है, सब स्पेस है V का, इसका जो डायमेंशन है वो हमारा क्या बन जाएगा, आइगन स्पेस का डायमेंशन भी बन जाएगा 1 के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोल रहा है कि भाई मेरे पास R3 है और मैं एक प्लेन के अबाउट क्या कर रही हूँ, प्रोजेक्शन कर रही हूँ, पूरे R3 को मुझे इस प्लेन पर प्रोजेक्ट करना है, तो आप यहां से ये चीज तो कंफर्म कर सकते हो, प्लेन क्या होता है, 2 डायमेंशनल, तो आप यहां से कंफर्म कर सकते हो कि भाई आपका जो आइगन स्पेस होगा कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1 वो 2 डायमेंशनल होगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। और अगर हम यहां पर बात करें, क्या रिफ्लेक्शन में ऐसा कुछ है, रिफ्लेक्शन में भी आप देखोगे अगर कोई पॉइंट इसी लाइन पर लाई कर रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स पर ही लाई कर रहा है, तो उसकी रिफ्लेक्शन कहाँ आएगी, वहीं रहेगा, ये पॉइंट यहीं रहेगा। तो यहां पर भी मान लीजिए आप v को w के अबाउट रिफ्लेक्ट कर रहे हो, w के अबाउट रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो यहां पर भी जो आपकी रिफ्लेक्शन है वो w के एलिमेंट को w पर ही भेजेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, एज एन आइडेंटिटी काम करेगी। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर भी जो डायमेंशन ऑफ W होगा वो आपका आइगन स्पेस होगा, आइगन स्पेस डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस के बराबर हो जाएगा, जो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, क्लियर है, ये चीज कल रह गई थी, आज हमने डिस्कस कर ली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमने देखा कि भाई इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स पर वापस से आ जाते हैं कि ये रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम एल्जेब्रा ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास दो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स दी हैं ए और बी, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या उनका एडिशन इनवॉल्यूटरी बनेगा कि नहीं बनेगा, सब्ट्रैक्शन इनवॉल्यूटरी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन की। हमें दिया है कि ए और बी हमें क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, यानी ए स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर है और बी स्क्वायर भी आइडेंटिटी के बराबर है। हमें क्या चेक करना है कि ए प्लस बी इनवॉल्यूटरी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्या चेक करना है कि भाई ए प्लस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ए प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा, मतलब ये इनवॉल्यूटरी बन जाएगा। तो ए प्लस बी का स्क्वायर यानी ए प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से हमारे पास ये आ गया, ए स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी रख दिया, बी स्क्वायर की जगह भी आइडेंटिटी रख दिया, तो हम यहाँ तक पहुंच गए। अब मुझे क्या चाहिए, ये पूरा किसके बराबर होना चाहिए, पूरा सिर्फ आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी कि ए बी प्लस बी ए जो है वो माइनस आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। उस केस में हमारे पास क्या है, जो एडिशन ऑफ 2 इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है वो भी क्या बन जाएगा, इनवॉल्यूटरी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो सेम केस यहाँ पर क्या चेक करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी प्लस बी ए जो है वो आइडेंटिटी के बराबर अगर है तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी भी इनवॉल्यूटरी बन जाएगा। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमने a लिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, b लिया है 1 0 0 माइनस 1। ठीक है, तो चेक कीजिएगा, ए स्क्वायर अगर करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा ही, क्योंकि ए हमने आइडेंटिटी ही लिया है। बी स्क्वायर कीजिए, बी स्क्वायर आप करोगे तो क्या आएगा, 1 0 0 1, आइडेंटिटी ही आ रहा है, तो बी भी इनवॉल्यूटरी है, ए भी इनवॉल्यूटरी है। हमने ए प्लस बी निकाला तो मेरे पास क्या आया, 2 0 0 0।
क्या इसका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी आ रहा है? नहीं, इसका स्क्वायर करने पर मेरे पास क्या आ रहा है? 4000 आ रहा है, जो कि आइडेंटिटी नहीं है। a माइनस बी किया तो मेरे पास क्या आया? 00, ठीक है, और 02, तो यहाँ पर हमारा 4 आ गया। क्लियर है? तो ना तो a प्लस बी हमारा इन्वॉल्यूटरी बना, ना हमारा a माइनस बी इन्वॉल्यूटरी बना। दोनों के लिए क्या एसेंशियल कंडीशन है वो हमने ऊपर डिस्कस कर ली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या वो इन्वॉल्यूटरी बना रहेगा या उसकी इनवॉल्यूटरीनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। तो हम क्या चेक करेंगे? यहाँ पर के ए का स्क्वायर चेक करेंगे। तो के ए का स्क्वायर हमारा क्या हो गया? के स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बात है। मुझे क्या चाहिए कि ये किसके बराबर आना चाहिए? के स्क्वायर ए स्क्वायर, के स्क्वायर आई के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर आना चाहिए? ये आना चाहिए आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए, है ना। कब होता है इनवॉल्यूटरी? जब ए स्क्वायर आइडेंटिटी हो, यानी कि यहाँ पर के ए का स्क्वायर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। आ क्या रहा है? आ ये रहा है, तो इसको हमने आइडेंटिटी के बराबर रख दिया। यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि भाई आइडेंटिटी को इस तरफ ले जाओ, के स्क्वायर माइनस 1 इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। अब आइडेंटिटी तो जीरो मैट्रिक्स होती नहीं है, तो किसको जीरो होना पड़ेगा? इससे स्केलर को जीरो होना पड़ेगा, यानी कि हमारा के स्क्वायर 1 के बराबर आ जाएगा। तो के की पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी +-1। तो अगर के हमारा जो स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो +-1 है, तो उस केस में जो के ए होगा वो भी हमारी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बन जाएगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। यहाँ पर आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, हमने के इज इक्वल्स टू 2 लिया तो हमारी इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स नहीं बन रही है। यहीं पर के आप अगर 1 लेते या फिर -1 लेते तो आपकी इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स बन जाती। ठीक है। अब यहाँ पर भी जैसे आइडेम्पोटेंट में हमने देखा था कि मैट्रिक्स की एंट्रीज कहाँ से आ रही है, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ए स्क्वायर आपका आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, क्या इन्वॉल्यूटरी बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? तो अगेन हमारे पास यहाँ पर जैसा आइडेम्पोटेंट में था वही केस यहाँ पर बनेगा कि अगर कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई हो रही है, अगर ए बी जो है वो बी ए के बराबर है तो ये इन्वॉल्यूटरी बन जाएगा, वरना ए बी हमारा इन्वॉल्यूटरी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर हमने ए और बी मैट्रिक्स ली है जो कम्यूट नहीं कर रही है, इसलिए आपने देखा कि उनका जो ए बी मैट्रिक्स बन रही है वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका जो स्क्वायर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब वो इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स नहीं बन रही है। अब बात करते हैं हम ट्रांसपोज की, कि भाई एक इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या इन्वॉल्यूटरी होगा कि नहीं होगा? तो हमेशा होगा। किसी भी इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज कर दोगे तो वो भी एक इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स बना रहेगा। यहाँ पर हमने डिस्कस किया भाई ए ट्रांसपोज का स्क्वायर चेक करना है, ट्रांसपोज ही तो चेक करना है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी का ट्रांसपोज, जो कि आइडेंटिटी ही होता है। तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स इन्वॉल्यूटरी बन जाता है। अब बात करते हैं सिमिलर मैट्रिसेस की, कि मान लीजिए हमें दिया है कि बी मैट्रिक्स जो है वो सिमिलर है एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ए के। बी मैट्रिक्स इज सिमिलर टू एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ए। तो क्या बी मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बन जाएगा? हाँ, बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ पर कैसे देखा हमने? बी अगर सिमिलर है ए के, इसका मतलब क्या है कि इसमें एक पी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही होगी जो कि इनवर्टिबल होगी, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, सच दैट बी इज इक्वल्स टू पी ए पी इनवर्स। ठीक बात है। ये दोनों आपस में सिमिलर है। तो हमें चेक करना है कि बी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है या नहीं, यानी हमें क्या चेक करना है? बी स्क्वायर आइडेंटिटी आना चाहिए। बी स्क्वायर यानी बी इंटू बी, यानी कि पी ए पी इनवर्स इंटू पी ए पी इनवर्स। ये क्या बन जाएगा? एसोसिएटिविटी लगाएंगे यहाँ पर, तो पी इनवर्स पी आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है। ए पी इनवर्स, अगेन आप एसोसिएटिविटी लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? बीच में ए स्क्वायर बन गया, राइट। ए स्क्वायर किसके बराबर है? आइडेंटिटी के बराबर है। किसके बराबर? आइडेंटिटी, क्योंकि हमें ए इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा? पी पी इनवर्स, जो कि क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी। तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अगर बी सिमिलर है ए मैट्रिक्स के, जो कि और ए इन्वॉल्यूटरी दी है, तो बी भी इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। हमें बोला है कि एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, अगर हमें दी है कि ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो क्या उसका इनवर्स भी इन्वॉल्यूटरी होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स के केस में क्या होता है कि एक मैट्रिक्स खुद की ही इनवर्स होती है। वो क्या होती है? सेल्फ इनवर्स होती है। मैट्रिक्स इटसेल्फ इज इट्स इनवर्स। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर क्या आ रहा है? आइडेंटिटी आ रहा है। इनवर्स के लिए क्या होता है? ए बी की इनवर्स मैट्रिक्स है। कब बोलेंगे? जब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू क्या आ रहा हो? आइडेंटिटी आ रहा, तभी तो बोलते हैं ना कि ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ए इंटू ए आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब ए ए का इनवर्स है।
ठीक है, तो A itself is its inverse if it is an involutory matrix। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, कि अगर हमारे पास A एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स दी है, A हमें एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स दी है और उसकी अगर हम पावर रेज करें तो क्या होगा। तो हमें बोला है कि अगर पावर इवन है, जो हम पॉजिटिव पावर रेज कर रहे हैं अगर वो इवन है, तो उस केस में आपका क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि भाई ए स्क्वायर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। तो अगर ए की पावर 4 हुआ तो मैं क्या कर लूंगी, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख लूंगी, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी। ए की पावर अगर मेरे पास 8 हुआ तो अगेन ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर के हमारे पास 4 पेयर बन जाएंगे और हर एक आइडेंटिटी के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी ही आ जाएगा। तो हमने ऑब्जर्व किया कि भाई जब भी हमारी जो पावर है वो इवन है, हमारा ए रेज टू पावर एन क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। अब ओड का केस देख लेते हैं। अगर पावर में ओड है, इसका मतलब क्या है, सपोज ए क्यूब है, ए 5 है, तो इसमें आप देखोगे कि आपके पेयर पूरे नहीं बन पाएंगे। ए का स्क्वायर आइडेंटिटी है ना, ए तो आइडेंटिटी हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ए स्क्वायर के बाद एक ए बच जा रहा है अगर हमारी पावर जो है वो क्या है, ओड है। तो क्लियर है, तो हमारे पास उस केस में हमेशा क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर एन ए के बराबर ही आ जाएगा अगर एन ओड है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते, ओड है मतलब 2n + 1 टाइप का होगा। अब ए रेज टू पावर 2n तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, तो सिर्फ एक ए बच जाएगा, तो ए आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमने ए मैट्रिक्स लिए, इसका स्क्वायर निकाला तो आइडेंटिटी आया, क्यूब निकाला तो वापस से ए के बराबर आ रहा है, 4 टाइम्स किया तो दोबारा से आइडेंटिटी आ गया। क्लियर है, तो आई होप एल्जेब्रा ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स यहाँ तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं रिजल्ट्स की तरफ, कि भाई इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स से रिलेटेड हमारे पास रिजल्ट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा अगर एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो वो क्या सेटिस्फाई करेगी, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर मैं एक्स स्क्वायर -1 ये पॉलिनोमियल लिखूं, ये पॉलिनोमियल लिखूं, तो हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि भाई x की जगह पर a रखने पर ये क्या बन जा रहा है, f ऑफ a 0 बन जा रहा है, f ऑफ a क्या बन जा रहा है, 0 मैट्रिक्स बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी के बराबर है, तो a स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी 0 हो जा रहा है, 0 मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो f ऑफ x है वो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल बन जाता है। एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल क्या होता है, एनी पॉलिनोमियल जिसमें अगर हम मैट्रिक्स सब्सटीट्यूट करें तो वो उसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर देती है, 0 देता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि मैट्रिक्स उसका एक रूट बन जाता है। ठीक है, एनहिलिएट कर देता, खत्म कर देता, उस मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स देता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -1 इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के केस में हमारा क्या बन जाता है, एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल बन जाता है। अब हमने कल डिस्कस किया था कि हमारे पास जब एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल आ गया तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए पॉसिबल केसेस बता सकते हैं कि भाई एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो होते हैं वो डिवाइड करता है एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल को। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, लीस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक मतलब जो आपका जो हाईएस्ट डिग्री है उसमें x की, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। मोनिक पॉलिनोमियल होगा जो एनहिलिएट हो रहा होगा, मतलब जिसमें अगर हम a सब्सटीट्यूट कर रहे होंगे, mc लिख लेते हैं मिनिमल को, जिसमें अगर हम a सब्सटीट्यूट कर रहे होंगे तो वो 0 मैट्रिक्स दे रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि मिनिमल जो है वो डिवाइड करता है एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल को, मतलब कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसके लिए पॉसिबल केसेस आ जाएंगे इसके फैक्टर्स। अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x+1 इंटू x-1 लिख सकती हूँ। तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, x+1 इसका फैक्टर है, हाँ ये इसको डिवाइड कर रहा है, x-1 इसका फैक्टर है, हाँ जी ये भी इसको डिवाइड कर रहा है। तीसरा आ जाएगा x+1 x-1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए पॉसिबल केसेस ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल। अब यहां से हम क्या बता सकते हैं, यहां से हम ये बता सकते हैं कि भाई अगर मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है तो उसके लिए ये पॉसिबल केस है मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए। अब इन सबको ऑब्जर्व किया मैंने तो देखा कि सब में ही क्या आ रहे हैं, एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, यहां से हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग जो मिनिमल पॉलिनोमियल है
उसमें डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, उसको हम डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक डाउन कर पा रहे हैं, तो उस केस में मैट्रिक्स क्या हो जाती है, हमारी डायगोनलाइजेबल हो जाती है। तो जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए था, वैसे ही यहाँ पर भी हम ये बोल सकते हैं कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हमारी हमेशा क्या होती है, डायगोनलाइजेबल होती है। डायगोनलाइजेबल होती है इसका मतलब क्या है कि उसको हम एक डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर लिख पाएंगे, यानी कि हम एक इन्वर्टिबल पी ढूंढ पाएंगे सच दैट ए इज पी डी पी इनवर्स। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि आपकी जो आइगन वैल्यूज होंगी, डायगोनलाइजेबिलिटी की ही कंडीशन है कि आपकी जो आइगन वैल्यूज होंगी उनकी जो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगी वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर होगी, हर एक आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब ये एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हमने कल भी डिस्कस की थी, ये कहां से मिलेगी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से मिलेगी। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में उस आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका ये हाईएस्ट डिग्री आ रही होगी, ये जो फैक्टर बन रहा होगा वो आपका क्या बन जाती है, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी बन जाती है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, ये हमने रैंक वाले में डिस्कस किया था कि a माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट है ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाएगा और ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसके रूट्स हमारे आइगन वैल्यूज बन जाते हैं। ठीक है, अब ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कहां से निकालते हैं, ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं हम आइगन स्पेस के डायमेंशन से, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस कोरस्पॉन्डिंग टू अ लैम्डा, कोरस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू। अब आइगन स्पेस क्या है, आइगन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा, एल आई आइगन वेक्टर। तो नंबर ऑफ एल आई आइगन वेक्टर आपको कितने मिल रहे हैं किसी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, वहां से आपको क्या मिल जाएगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मिल जाएगी किसी आइगन वैल्यू के। ठीक है, तो डायगोनलाइजेबल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी किसी भी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग वो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर आ रही होगी उस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई क्या हम आइगन वैल्यूज भी बता सकते हैं इसकी, कि आइगन वैल्यूज क्या पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। हमारे पास एक रिजल्ट और आता है, क्या रिजल्ट आता है कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स ए की, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स ए की, तो सबसे पहली बात तो कि ये लैम्डा जो है वो रूट रहा होगा, या फिर आप बोल सकते हो क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा, किसकी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की, किसकी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की। दूसरा कि ये जो लैम्डा है ये आपका मिनिमल पॉलिनोमियल का भी रूट रहा होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल की भी जीरो बनेगा ये लैम्डा, अगर लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है तो। ठीक है, डिफरेंस क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो x माइनस लैम्डा की पावर है वो सपोज n1 रही हो तो यहाँ पर वो डिफरेंट हो सकती है, यहाँ पर r1 हो सकती है, बट फैक्टर जरूर होगा x माइनस लैम्डा। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें मिनिमल पॉलिनोमियल पता है, तो अगर कोई भी लैम्डा इस a की आइगन वैल्यू रहा होगा तो इस मिनिमल पॉलिनोमियल, यही तीन पॉसिबल है, तो इन मिनिमल पॉलिनोमियल में वो फैक्टर आ रहा होगा। तो हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया भाई ये दो ही फैक्टर आ रहे हैं, तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि पॉसिबल आइगन वैल्यूज के लिए क्या क्या केस आ रहे हैं, तो या तो 1 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, -1 हो सकती है। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस के लिए अगर हम पॉसिबल आइगन वैल्यूज बात करें तो कितनी हो सकती है, दो ही पॉसिबल आइगन वैल्यूज हैं, या तो 1 या फिर -1। ऐसा भी हो सकता है कि भाई उस मैट्रिक्स के पास सारी की सारी आइगन वैल्यूज 1 ही हो, ऐसा हो सकता है कि सारी की सारी आइगन वैल्यूज -1 हो, ऐसा हो सकता है कि दोनों आ रहे हो, 1 भी हो और -1 भी हो। ठीक है, अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल हुआ किसी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का, तो उस केस में इसके पास सिर्फ यही फैक्टर है, इसका मतलब इसके पास जो आइगन वैल्यूज होंगी उस मैट्रिक्स के पास सिर्फ x इज इक्वल टू -1 इज द ओनली आइगन वैल्यू जो उस मैट्रिक्स की होगी। ठीक है, और इस केस में आपकी जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है, अब इसको भी क्या करेगी, एनिलिएट करेगी, सेटिस्फाई करेगी, यानी कि a प्लस आइडेंटिटी भी क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा, तो यहाँ से आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, माइनस आइडेंटिटी। यानी कि अगर आपकी मैट्रिक्स माइनस आइडेंटिटी है तो उस केस में आपका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाएगा, x-1 बन जाएगा, सॉरी x+1 बन जाएगा, और आपके पास जो आइगन वैल्यू होंगी वो सिर्फ -1 होंगी। उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी आपको ऑर्डर से पता चल जाएगी कि i का ऑर्डर क्या है। यहाँ पर अगर n ऑर्डर की है तो आपके पास -1 की जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो क्या मिल जाएगी, n मिल जाएगी। ठीक है, अब ये अगर मिनिमल पॉलिनोमियल है तो इस केस में क्या आ रहा है, x जो है वो, सॉरी a जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। तो अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ पर a हमारा आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा, और ओनली आइगन वैल्यू जो इसकी पॉसिबल होंगी वो क्या होंगी, 1, और मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 1 की, वो आपको ऑर्डर से पता चल जाएगा। मान लीजिए कि i का ऑर्डर n है तो i 1 की मल्टीप्लिसिटी भी n हो जाएगी। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि उसके पास 1 भी आइगन वैल्यू बन रहा होगा और -1 भी आइगन वैल्यू बन रहा होगा। ठीक है, यहां तक बात। अब जैसे ही आइगन वैल्यू मिली, आइगन वैल्यू पता चलते ही
मैं क्या क्या बता सकती हूँ, मैं 3 चीजें बता सकती हूँ। पहली बात मैं ट्रेस बता सकती हूँ, दूसरी बात मैं डिटर्मिनेंट बता सकती हूँ, तीसरी बात मैं रैंक बता सकती हूँ। ठीक है। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। और रैंक क्या होता है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस के केस में। ठीक है। रैंक अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो किसके बराबर हो जाती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू के बराबर हो जाती है। क्लियर है, ये हम रैंक वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो अब ट्रेस होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज। हमें पता है इसके पास दो ही पॉसिबल आइगन वैल्यूज हैं, या तो वन हो सकती है या वन, सॉरी -1 हो सकती है। ठीक है। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज अगर हमें निकालना है तो क्या क्या करना है। अब मान लीजिए कि 1 की जो मल्टीप्लिसिटी है वो n1 है और -1 की मल्टीप्लिसिटी n2 है। तो क्या करना है, मुझे 1 को कितनी टाइम्स ऐड करना है, n1 टाइम्स ऐड करना है। और फिर -1 ऐड होगा, यानी -1 ही होगा, कितनी बार, n2 टाइम्स। तो सम करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 को जब हम n1 टाइम्स ऐड करेंगे तो n1, और 1 को जब हम n2 टाइम्स ऐड करेंगे तो n2, और उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आपका जो ट्रेस है वो क्या बन जाता है, नंबर ऑफ टाइम्स, या फिर आप बोल सकते हो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 माइनस एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ -1, आपका क्या बन जाता है, ट्रेस बन जाता है। अगर आपके पास ऐसा केस है कि -1 उसकी आइगन वैल्यू नहीं बन रहा है तो इसको हटा दो, सिर्फ ये बन जाएगा ट्रेस, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जीरो हो जाएगी -1 के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर आपके पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें -1 नहीं, सिर्फ सॉरी 1 नहीं, सिर्फ -1 आइगन वैल्यू है, तो उस केस में 1 की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो ट्रेस की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताइएगा कि अगर मेरे पास ए जो है वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो उस केस में ट्रेस ऑफ ए के लिए, और हमें दिया है कि ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। n की जगह पर मैं फिक्स कर देती हूँ, सपोज 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। तो ट्रेस के लिए क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ठीक है, ट्रेस क्लियर है। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। अब आइगन वैल्यूज क्या पॉसिबल, या तो -1 या 1। तो प्रोडक्ट क्या होगा, अगर सारी 1 हो गई तो 1 आ जाएगा। अब सारी -1 है तो डिपेंड करेगा कि भाई -1 अगर हमारे पास इवन टाइम्स हुआ तो पॉजिटिव आ जाएगा डिटर्मिनेंट, अगर ओड टाइम्स हुआ तो नेगेटिव आएगा डिटर्मिनेंट। अगर 1 और -1 दोनों हैं तो क्या आ सकता है, -1 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। तो डिटर्मिनेंट के लिए पॉसिबल कंडीशन, पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, 1 और -1। तो अगर हमारे पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। ये हमने आइगन वैल्यू से देखा। दूसरा क्या तरीका है जिससे हम देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हो कि ए स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी के बराबर। इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आपका 1 के बराबर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगे, √1 दैट इज +- यहाँ से भी आप देख सकते थे। अब बात करते हैं रैंक की। तो अगर हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की बात करें तो उसकी रैंक क्या होती है, उसकी रैंक हमेशा साइज ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो जाती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है, n हो जाती है। ऐसा क्यों, रैंक वाली मैट्रिक्स में हमने एक रिजल्ट देखा था कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, यानी वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, तो उस केस में उसकी रैंक क्या होती है, फुल रैंक होती है, उसकी रैंक n हो जाती है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बोला है कि ए इनवॉल्यूटरी है तो उसकी फुल रैंक होगी और वो इनवर्टिबल होगी, उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, उसका डिटर्मिनेंट 1 या -1 होगा। ठीक है, और ट्रेस की कंडीशन भी हम देख चुके हैं कि क्या होगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब जल्दी से एक बार हम कंक्लूड कर लेते हैं, रिजल्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला हमने रिजल्ट देखा था कि भाई इसका एनिलिएटिंग पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। फिर हमने देखा कि पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल्स क्या क्या आएंगे, x -1 x +1 x -1 x +1 हो सकता है। जब x -1 मिनिमल पॉलिनोमियल है, इसका मतलब क्या है कि आपकी मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी के बराबर है। जब ये आपका मिनिमल पॉलिनोमियल है तो उस केस में आपकी जो मैट्रिक्स है वो माइनस आइडेंटिटी के बराबर है। और ये आपका मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगा जब आपकी मैट्रिक्स ना आइडेंटिटी के बराबर है और ना माइनस आइडेंटिटी के बराबर है, और उसके पास दोनों आइगन वैल्यूज आ रही हैं, 1 भी और -1 भी। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस जो होती है वो हमेशा क्या होती हैं, डायगोनलाइजेबल होती हैं, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल्स के जो केस बन रहे हैं उनमें डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट रिजल्ट है कि जो आइगन वैल्यूज है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की वो या तो 1 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, -1 हो सकती है। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कि जो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट भी या तो 1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है। और डिटर्मिनेंट हमेशा क्या रहता है, नॉन जीरो रहता है, और मैट्रिक्स हमारी इनवर्टिबल होती है। इनफैक्ट ए खुद का ही इनवर्स होती है, सेल्फ इनवर्स होती है।
नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास रैंक से रिलेटेड, कि रैंक ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स जो होती है वो फुल रैंक होती है, एन के बराबर हो जाएगी अगर ए हमारी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास रिजल्ट 7, क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स वो सबस्पेस नहीं बनाता है। तो ये चीज हमने आइडेम्पोटेंट में भी डिस्कस की थी कि भाई सेट ऑफ ऑल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी सबस्पेस नहीं बना रहा था, तो सेट ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी सबस्पेस नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा कि भाई ए प्लस बी हो भी सकता है इनवॉल्यूटरी, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर तो आप ये भी देख सकते हो कि एम एन क्रॉस एन में जो जीरो मैट्रिक्स है वही इनवॉल्यूटरी नहीं है, क्योंकि जीरो का स्क्वायर आइडेंटिटी क्या कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इस स्पेस में तो जीरो ही नहीं जा रही, तो ये सब स्पेस कैसे बनेगा? इस सेट में तो जीरो मैट्रिक्स ही नहीं जा रही, तो ये सब स्पेस कैसे बनेगा? इसलिए ये सब स्पेस नहीं बनाता है। नेक्स्ट रिजल्ट है रिजल्ट नंबर 8, ये क्या कह रहा है कि ट्रेस ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 माइनस अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ -1। और यहाँ पर हमने देखा डायगोनलाइजेबल है, तो यहाँ पर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी की जगह आप ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी लिख सकते हो, वो भी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 9, ये क्या कह रहा है कि अगर हमें ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स दी है तो आइडेंटिटी प्लस ए करो और आइडेंटिटी माइनस ए करो, तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी बनेगी प्रोजेक्शन से रिलेटेड। क्या बनेगी? प्रोजेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, प्रोजेक्शन होगी मतलब क्या होगा कि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएंगी, इनका आप स्क्वायर करोगे तो वापस से इसी के बराबर हो जाएंगी। P1 और P2 जो होंगी वो ऑर्थोगोनल होंगी एक दूसरे पर। P1 इंटू P2 जो है वो P2 इंटू P1 के बराबर है, जो कि 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स अगर हमें दे रखे तो उससे क्या बना सकते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बना सकते हैं, और वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है? ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक नई मैट्रिक्स के साथ।